जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक क्यूब एंड डाइस जो टॉपिक है रीजनिंग का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप इस चैप्टर से बनते हैं सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है इस सिंगल वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो ऑथेंटिकेट रहेगा। ठीक है, जो भी पढ़ाऊँगा एग्जाम में आएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद इन एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है। मैंने 2-3 एग्जाम दे रखे हैं, जैसे कि CGL 24 था जिसमें मेरे 50 आए थे रीजनिंग में। इस वाले में CGL 23 में मेरे 48 और CGL 23 में मेरे 47.5 मेरे रीजनिंग में आए थे। तो भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, राइट। तो भाई टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे, देन क्यूब पर जाएंगे। ठीक है, तो डाइस हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी एक गेम खेला है लूडो, जिसमें ये डाइस हमें देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा इस डाइस में हमने एक चीज़ और देखी थी जब हम लूडो खेलते थे, क्या कि एक अगर ऊपर 1 है तो उसके नीचे 6 उसके अपोजिट में। ठीक है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे वाले सरफेस पर क्या है, इसके अपोजिट में 4 है। 4 है क्या है, 5 है। ठीक है, अगर सरफेस पे ऊपर 3 है तो नीचे क्या है, इसके 4 है। तो भाई ये सब हम चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और इन पर गौर करने वाली है कि इनका जो है सम 7 आता है। 1 + 6 7। ठीक है, 2 + 5 7, 3 + 4 7। तो यहाँ से हम क्या चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारा ये डाइस है जो हम लूडो में यूज करते थे, उनके जो अपोजिट साइड होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड का जो सम है, अपोजिट साइड का सम कितना है, 7। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से याद रखेंगे। ओके, तो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। ठीक है, ये देखते हैं। अब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछता है आपसे, एक तो होता है ओपन डाइस और एक होता है क्लोज डाइस। ठीक है, यहाँ पे बेस लिखा है, बेस डाइस या क्लोज डाइस कुछ भी बोल लो। ठीक है, क्लोज स्पेलिंग गलत होगी बट ठीक है, क्लोज डाइस। ठीक है, ओके, तो ओपन डाइस क्या होता है। अच्छा ये जो हमने अभी देखा था इसे बोलते हैं क्लोज डाइस। क्लोज डाइस इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक बार में इसकी 2 या 3 मैक्सिमम सरफेस देख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। ठीक है, टोटल 3 सरफेस हम देख पा रहे हैं एक बार में। जब हमें 6 के 6 सरफेस एक बार में दिख जाए तो वो है ओपन डाइस। जैसा कि मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं डाइस बना रहा हूँ, एक ओपन डाइस। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने एक ओपन डाइस बना दी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, और क्या बचा है, और 2। ठीक है, तो ये अब हम क्या कर पा रहे हैं, सारे के सारे सरफेस अपने डाइस के एक बार में देख पा रहे हैं, तो ये है ओपन डाइस। और जब हम सारे के सारे ना देख पाए तो ये है क्लोज डाइस, सिंपल। ठीक है, ओके, अब ओपन डाइस समझ में आ गया, क्लोज डाइस समझ में आ गया। अब क्लोज डाइस में 2 चीज़ें हैं, एक है हमारा स्टैंडर्ड डाइस और एक है हमारा जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वही डाइस होता है जिसके अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 7। ठीक है, और जनरल डाइस वो डाइस होता है जिसके अपोजिट साइड का सम, ठीक है, अपोजिट साइड शॉर्ट में लिख दिया, अपोजिट साइड का सम इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, 7 नहीं होता। बस इस तरीके से हमारा जो है डाइस का क्लासिफिकेशन मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, ओके, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल डाइस में ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड डाइस का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो टाइप 1 क्लोज डाइस दिखते कैसे इस टाइप के क्वेश्चन, ये देखो। एक सेकेंड यार, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, तो मेनली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। आपसे पूछता है कि आपको एक सरफेस दे देता है। ठीक है, कि वो पूछ लेता है कि ये एक साइड है जिस पर 1 आई है, तो उसको पूछेगा कि इसके अपोजिट में क्या आएगा, ये पूछ लेता है इसके अपोजिट में क्या आएगा। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस हुआ तो इसका अपोजिट में 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 + 6 = 7। अगर वो जनरल डाइस हुआ, यहाँ पर लिख दूँ मैं, अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो आप अपोजिट में 6 मारोगे। अगर वो जनरल हुआ, जनरल डाइस, ठीक है, जनरल डाइस, तो आप क्या मारोगे,
आंसर में ये इम्पोर्टेंट है। तो सीखने वाला पार्ट है वो जनरल डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस तो आप समझ ही गए कि हाँ, एक के अपोजिट में 6 बार हो गए, ठीक है, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4, क्योंकि आपको सम 7 करना है स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। जनरल डाइस में हमें जो कुछ भी है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। आ जाओ। कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं भाई पता नहीं आपको कुत्तों की आवाज़ आ रही है कि नहीं, ठीक है, जो भी है डिस्टर्ब तो कर ही रहा है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि मेरे लिए आपसे क्वेश्चंस पूछता है अपोजिट। अच्छा, ये जो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखी है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ें, कम से कम 2 बार पढ़ें, जिससे एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आपके दिमाग में फिट हो जाए और इन फ्यूचर आपको डायरेक्ट मॉक में इस लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप क्वेश्चन देख के खुद ही समझ जाओ कि हाँ करना क्या है, तो बस पढ़ लेना भाई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है कि कलर चेंज करते हैं। तो वहाँ पे पूछा है कि सिलेक्ट द नंबर, ठीक है, नंबर आपको सिलेक्ट करना है दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट, किसके अपोजिट, टू द वन हैविंग 4, यानी एक साइड है 4, उसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ये हमसे पूछा गया है, राइट। ओके, हिंदी में भी दे रखा है कि 4 संख्या वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, फलक यानी साइड सरफेस, ठीक है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्डाइज की तो बात नहीं कर रहा या फिर जनरलाइज की बात तो नहीं कर रहा, तो कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा। अगर सिंगल डाइस दे रखा हो, मेरी बात ध्यान रखना, अगर डाइस सिंगल है जैसे कि ये, इफ डाइस इज गिवन इन सिंगल पिक्चर, ठीक है, भावनाएं समझ जाना। अगर एक ही डाइस दे रखा है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड डाइस वाला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे हमसे इसमें पूछेगा कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डिजिट 4, डिजिट 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो भाई सिंगल दे रखा है तो हम स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 3, क्योंकि 4 + 3 = 7, तो ये इसका आंसर। अब एक से ज़्यादा दे रखे हो तो हमेशा जनरल ही लगाएंगे। अब इनको लगाएंगे कैसे, ये समझो। तो भाई डाइस को सॉल्व करने के का जो तरीका है वो है 2 तरीके। एक होता है वन कॉमन ट्रिक, दूसरा होता है टू कॉमन ट्रिक, ठीक है। जो कुछ भी है पूरे डाइस में, इन 2 लाइनों से पूरा का पूरा डाइस चैप्टर ख़त्म कर सकते हो आप। इन्हीं 2 लाइन से, सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों से आप पूरा का पूरा डाइस चैप्टर समाप्त कर सकते हो, अगर आपने ये 2 लाइन बहुत अच्छे से समझ ली कैसे इनको अप्लाई करना है। बस समझो जरा इस बात को। तो अब आपके सामने 2 डाइस दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने दोनों लाइनों में क्या चीज़ है, कॉमन, यहाँ पे कॉमन लिख रखा है। तो हम देखें कॉमन क्या है इन डाइस में। जैसे एक डाइस ये है, एक यहाँ पे है एक ही डाइस, बस डिफरेंट एंगल से हमें दिखाए गए हैं, राइट। तो हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। इसमें 8 कॉमन है, ठीक है, 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम इन्हीं 8 को पकड़ेंगे और किसी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, जैसे मैंने पहले वाले में मैंने इस 8 को पकड़ा, ठीक है, इस वाले को, और मैं इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर दूँ, इस तरीके से, राइट। तो कैसे, मैंने लिखा सबसे पहले 8, फिर उसके बाद मैंने लिखा 3, और उसके बाद लिखा मैंने 7। मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है। यह काम हमने कर लिया। अब सेकंड डाइस में भी हम यही करेंगे फिर से। अब की बार सेकंड डाइस में हमने पकड़ा और ऐसे चलेंगे 8, 2 और 9, ठीक है, 8, 2 और 9, सिंपल। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। कैसे, देखो हमसे क्या पूछा गया था, 4 के अपोजिट में क्या है, ये तो पूछा है, राइट। तो भाई यहाँ पे ये जो है ये अपोजिट ही बता रहे हैं अपने आप को। 3 के अपोजिट में 2 है, 7 के अपोजिट में 9 है, और 8 के अपोजिट में क्या है, 8 तो यहाँ पे कॉमन ही है। तो भाई बच क्या गया, जब हमें नंबर दे रखे थे 3, 7, 8, 2, 9, 4, तो भाई बचा क्या है, 7 बचा है। क्या बचा है, 8, 3 भी दे रखा, 7, 8, 2, 9, 4 बचा है। तो जो 4 यहाँ पर लिखा नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि 8 के अपोजिट में होगा 4, तो इसका यही आंसर है। दे रखा है क्या, सॉरी 4 के अपोजिट में 8, हमसे पूछा था कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो 4 के अपोजिट में 8 है, ठीक है, और 8 के अपोजिट में 4 है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, और भी क्वेश्चन है, आ जाओ।
ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब देख लेते हैं, एक डाइस दे रखे हैं हमको, ठीक है, डाइस के 2 एंगल दे रखे हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया कि अपोजिट बता दो आप किसके, 6 के अपोजिट में क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या पकड़ेंगे, हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें हमें 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 और 6, तो बस घूमना स्टार्ट करेंगे, 6 5 और 3 इस तरीके से, तो 6 5 और 3, ठीक है। फिर घूमना स्टार्ट करेंगे दूसरे वाले डाइस में, 6 2 और 1, ठीक है, तो 6 2 और 1, ओके। अब देखो ध्यान से समझना, 5 के अपोजिट में 2 आएगा, ठीक है, 1 के अपोजिट में 3 आएगा, और 6 के अपोजिट में वो चीज़ आएगी जो छूट गई है, जो हमने लिखी नहीं। 1 हम लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, और 8 नहीं लिखा हमने, यहाँ पे है 8 बचा है, तो 6 के अपोजिट में 8 आएगा, ठीक है, ये है बस। हमसे पूछा गया था कि 6 के अपोजिट में, हाँ 6 के अपोजिट में पूछा था, तो 6 के अपोजिट में हमारा 8 आ चुका है, सिंपल। अब नहीं समझ में आया, एक बार और समझो, ठीक है, बड़े तसल्ली से समझो। आ जाओ, अब हम हमें डाइस के जो है 2 एंगल से हमें डाइस को दिखाया गया है, ठीक है, और हमसे पूछा गया कि फाइंड द लेटर जो कि ऑन द फेस ऑफ द अपोजिट क्यू, जो क्यू के अपोजिट क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, वही कॉमन ट्रिक लगाएंगे अपनी। तो कॉमन क्या है इन दोनों डाइस में, हमें क्या कॉमन दिख रहा है, वी कॉमन दिख रही है, इसमें भी ये कॉमन दिख रही है, तो बस मिल गया कॉमन। घूमना स्टार्ट करेंगे, वी जेड और क्यू इस तरीके से, तो लिख लेंगे वी जेड क्यू, ठीक है। सेम इस वाले में करेंगे, वी एल टी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि क्या क्यू के अपोजिट में क्या है, तो भाई क्यू के अपोजिट में क्या है, टी है, तो बस टी आंसर मार्क करेंगे हम, सिंपल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं वी के अपोजिट में क्या है, तो अब आप बताओ वी के अपोजिट में क्या आएगा। तो भाई जेड के अपोजिट में तो एल है, तो बी के अपोजिट में वही होगा जो यहाँ पे बच गया है, जो हमने नहीं लिखा। क्यू हम लिख चुके हैं, जेड हम लिख चुके हैं, एल भी लिख चुके हैं, ठीक है, टी बच गया, टी भी लिख चुके हैं, ठीक है, ए रह गया, तो भाई इनके अपोजिट में ए आएगा, ए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या था, टी, ठीक है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, मैं लिख दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, आंसर तो ये वाला था, ठीक है। ओके, फिर से एक बार और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, उसको आप क्वेश्चन को थोड़ा खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है, तभी आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे चीज़ों को। मैं तो करके निकल ही जाऊँगा भाई, मुझे तो आता है। सीखना आपको तो वीडियो को पॉज करना हर क्वेश्चन को, और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना पहले, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट क्या आएगा, तो भाई कॉमन देखेंगे, आर कॉमन मुझे दिख गई, ठीक है। अब मैं घूमना स्टार्ट करूँगा, आर पी और टी इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आर पी टी, इसमें भी सेम करूँगा आर क्यू यू, ठीक है, आर क्यू यू। पूछा गया हमसे आर के अपोजिट में पूछा गया, ठीक है। तो भाई आर कहाँ है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से पूछा गया कि आर के अपोजिट में क्या आएगा, तो भाई आर के अपोजिट में वो आएगा जो हमने लिखा नहीं, तो आर के अपोजिट में क्या आएगा, पी हम लिख चुके हैं, ठीक है, क्यू लिख चुके हैं, टी लिख चुके हैं, एस नहीं लिखा हमने, तो आर के अपोजिट में एस आएगा। इस वाले पार्ट में वही अपोजिट होता है जो चीज़ हमसे स्किप हो गई है, क्योंकि टी के अपोजिट में तो यू है, पी के अपोजिट में तो यू है, तो आर के, तो यहाँ पे तो आर का आर दोनों 2 बार आया ना भाई, तो एक जगह तो एक्स्ट्रा आर ने घेर ली, तो भाई जो बचा है वो आएगा यहाँ पे अपोजिट, ठीक है, एस, सिंपल। तो भाई आंसर क्या था हमारा, आर के अपोजिट में एस है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया वो। अब मैं एक क्वेश्चन और लेके बहुत अच्छे से एक बार और समझा देता हूँ डिटेल में, ठीक है। 6 सिंबल दे रखे हैं, ठीक है, हमसे पूछा है कि अपोजिट बता दो भाई, किसके अपोजिट बता दो, एट द रेट के अपोजिट बता दो। तो भाई पहले देखें क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। घूमना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और सेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। घूमना एक ही डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, प्लस और फिर क्या है, एट द रेट, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा, एट द रेट के अपोजिट में क्या आया, तो भाई बताओ जरा क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि एट द रेट के अपोजिट में क्वेश्चन मार्क आया है। ओके, एक और क्वेश्चन है, आ जाओ।
इसी टाइप के भाई सीख जाओगे आप आराम से, कुछ है नहीं इनमें। अपोजिट टू 6 के अपोजिट में पूछा तो देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन है क्या है 3 और 3, ये कॉमन दिख रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ कॉमन दिख रही है, ये दोनों ही कॉमन दिख रहे हैं भाई अब की बार तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि सिर्फ 2 चीज़ें जिनसे आप पूरा का पूरा ये चैप्टर निपटा सकते हो, तो थी 2 कॉमन ट्रिक और एक थी 1 कॉमन ट्रिक, ठीक है। 1 कॉमन तो आप समझ ही चुके हैं, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 कॉमन ट्रिक तो हमने अप्लाई कर दी, हर बार हमें एक एलिमेंट या फिर एक नंबर हमें कॉमन मिल रहा था, उसको पकड़ते थे और डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम जाते थे, सिंपल ये कर रहे थे, ठीक है। तब से अब की बार हमको क्या हुआ है, 2 चीज़ें हमें कॉमन मिली है ना। तो भाई ये होगी 2 कॉमन ट्रिक, जब एक हमें कॉमन मिला तो उसको बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, 2 चीज़ें कॉमन मिल जाए तो 2 कॉमन ट्रिक, ठीक है भाई। ओके, अरे मिटा दिया भाई मैंने, ठीक है। समझ तो गई हो गया, मिट गया वो, ठीक है, कोई नहीं। तो मैं तब की बार हमें क्या है, 2 चीज़ें कॉमन मिली हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो बच गया कॉमन तो 2 चीज़ें मिल गई, इस वाले में भी 2 कॉमन मिल, अरे यार इस वाले में भी 2 कॉमन मिली, इस वाले में 2 कॉमन मिली, तो बचा क्या, बचा क्या भाई, बचा आपका ये 2 और 6। तो भाई जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ये 2 और ये 6 वी और आई, ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, जो बच गया वो अपोजिट है, ये इसके अपोजिट हो गया। तो हमसे पूछा भी क्या करते, ये पूछा करते 6 के अपोजिट में क्या, 6 के अपोजिट में 2 है, सिंपल। ये थी 2 कॉमन ट्रिक। एक और क्वेश्चन है 2 कॉमन ट्रिक पे, पूछा है कि अपोजिट टू ईट, ईट के अपोजिट में क्या है। तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें कॉमन मिल रही हैं। एक हमें किराई मिला कॉमन, ये रहा किराई, ठीक है। एक और है पिले मिला हमें कॉमन, पिले मिला कॉमन। तो बाकी का जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो ईट के अपोजिट में क्या आएगा, डेंस आएगा। तो हमसे ये पूछा था ईट के अपोजिट में क्या आएगा, डेंस आएगा, डेंस। ओके, अब देखो अब तक तो 2-2 आकृतियाँ हैं, फिर 2-2 इमेजेस हमें दिखाएंगी दी क्यूब की, ठीक है। अब हमें एक ही क्यूब की 3-3 इमेजेस दिखाई जा रही हैं 3 एंगल से, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बदलेगा, इमेजेस कितनी भी डाल दे, क्वेश्चन हमेशा यही पूछेगा कि अपोजिट में क्या आएगा। ये इधर भी यही पूछा है कि भाई अपोजिट, किसके अपोजिट, 4 के अपोजिट उसने पूछा है। तो क्या करेंगे, हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो हमारा वही तरीका चेंज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 5 कॉमन, ठीक है, 5 मुझे यहाँ कॉमन, यहाँ पे भी दिख रहा है, 4 मुझे यहाँ कॉमन, यहाँ पे भी दिख रहा है। एक बार में हम 2 ही जो है उसको अप्रोच करेंगे, एक बार में 2। जैसे यहाँ पे 3 पूछेंगे तो सबसे पहले हम इसको और इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर हमारा काम इतने में बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर इस वाले और इस वाले को अप्रोच करेंगे। यानी कि अगर ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, 3 पूछ रखे हैं, 4 मान लो, 4 पूछ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों से तो ठीक है, नहीं तो फिर इन दोनों का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनसे भी नहीं आता तब जाके हम इनको और इनको इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप कॉम्बिनेशन यूज करोगे, ठीक है। ओके, तो हमें दिखा 5 और 5 अपोजिट है, 5 इधर अपोजिट, 5 यहाँ पे दिख रहा है कॉमन, 5 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो बचा क्या, 2 के अपोजिट में 3, ठीक है, यही तो है। तो हमको पता चलेगा 2 के अपोजिट में 3 है। ओके, तो हमसे पूछे गए थे 4 के अपोजिट में पूछे गए, तो हमारा आंसर अभी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, तो फिर हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। हमारा पहले 2 से तो काम चला ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को अप्रोच करके देखते हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, ओ सॉरी 3 और 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है और 4 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। बचा क्या, ये 5 के अपोजिट में 1, तो हमें पता चला कि 5 के अपोजिट में 1 है। बचा क्या, अब तो 2 के अपोजिट में 3 हो गए, 5 के अपोजिट में 1 हो गए, तो बच क्या रहा है, 4 बचा है। 4 के अपोजिट में फिर क्या ही होगा, 6 ही होगा। यही तो 2 एलिमेंट बचे हैं। फिर जब 4 यहाँ पे हमें मिल गए तो भाई ये 2 तो बचे हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 4 के अपोजिट में हमारा आंसर 6। ओके, थोड़ी हौच पौच मच गई इस सवाल में, लेकिन अगले सवाल पर थोड़ा और क्लियर करके चलेंगे। क्वेश्चन हमेशा यही पूछेगा कि अपोजिट क्या है 24 के, मतलब किसी चीज़ के अपोजिट क्या है, यही क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो हमसे पूछेगा 24 के अपोजिट क्या है।
तो भाई देखते हैं सबसे पहले दो, इन दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। देखते हैं इनमें क्या क्या कॉमन है। 21 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 25 भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। अब बचे क्या, ये बच रहा है 23 और 22, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। 23 के अपोजिट है 22। पूछा क्या था हमसे, 24 पूछा था। अच्छा अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अप्रोच करेंगे, ठीक है। इन दोनों को करके देख लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इन दोनों में क्या क्या अपोजिट है। 22 यहाँ पे कॉमन है, 25 और 25 भी कॉमन है, और 21 के अपोजिट में 24। हमें पता चल गया 21 के अपोजिट में 24। तो भाई यही हमसे पूछा था कि 21 के अपोजिट में क्या है, 24 है। अच्छा, इन क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लो। जैसे हम बोलते हैं मछली की आँख, पूछा क्या है 24 के अपोजिट, तो सीधा 24 ढूंढो, सीधा क्वेश्चन में ही 24 ढूंढो, ठीक है। अब थोड़ा मैं अच्छे से जा रहा हूँ जहाँ पे आप चीज़ें बहुत अच्छे से और जल्दी आंसर दे पाओगे। तो हमसे पूछा है 24, तो सीधा जो है क्यूब में देखो 24 दे कहाँ रखा है, दे कहाँ है, तो हमें यहाँ पे 24 देखने को मिला। 24 देखने को मिला, तो ये देखो कि 25 और 22 कहाँ मिल रहे हैं दोनों, तो 25 और 22 दोनों यहाँ मिल रहे थे, तो बस डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा कि 24 के अपोजिट में 21 है। समझे इस बात को, एक बार और क्या बोलते हैं, एक बार और समझाया जाए। मैंने कहा कि मछली की आँख क्या है, 24 हमें ढूंढना है, ठीक है। 24 के अपोजिट क्या है, तो हमने कहा कि 24 कहाँ मिलेगा, ये रहा 24, ये मिला हमें 24 के साथ 24 के अलावा क्या दे रखा है, 25 और 22 कहाँ दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं सीधे, तो बस हमें पता चल गया 24 के अपोजिट में 21, सिंपल, ठीक है। इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। हमसे पूछा कि अपोजिट, एम के अपोजिट बताओ, तो हम देखेंगे एम कहाँ है, एम ये रही, तो बचा क्या, के और ओ बचा है। अब हम देखें के और ओ कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है के और ओ, तो भाई इधर ये बच गया, तो एम के अपोजिट में एन, यही पूछा क्या, हाँ एम के अपोजिट में एन, ठीक है। आ जाओ, सिंपल, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने पूछा है कि ईट के अपोजिट में क्या है, तो हम देखें ईट कहाँ है, ईट हमें ये मिल गई, ईट हमें ये मिल गई, सॉरी सिर्फ एक सेकेंड मिटा दूँ मैं, ठीक है। हमसे पूछा है ईट के अपोजिट में क्या है, तो भाई ईट हमारी मछली की आँख है, तो भाई ईट हमें यहाँ दिख रही है, तो बाकी क्या बच गया, किराई और प्ले। अब हम देखें किराई और प्ले कहीं दे रखा है एक साथ, तो भाई किराई और प्ले तो एक साथ कहीं नहीं दे रखा, राइट। ओके, तब हम अपनी क्या करेंगे, वही सिंपल ट्रेडिशनल जो हम करते आ रहे थे, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक, ठीक है। तो देखते हैं भाई ईट और ईट हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है, ये कॉमन है। ओके, ये फर्स्ट वाली 2 हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और हमें प्ले और प्ले भी कॉमन देखने को मिला, तो बचा क्या, किराई बचा और स्लीप बचा, तो किराई के अपोजिट में क्या आ जाएगा, स्लीप। ओके, ठीक है। अब हम अगले 2 जो हमारी फिगर है उनको अप्रोच करेंगे, ठीक है, इन दोनों को अप्रोच करेंगे। अब देखेंगे इनमें क्या क्या कॉमन है, तो हमें दिख रहा है कि इसमें प्ले कॉमन है और स्लीप कॉमन है, ठीक है। तो बचा क्या, रन और ईट, तो भाई रन के अपोजिट में ईट आ जाएगा। तो 4 तो हमें मिल गए। अब हमसे बच क्या रहा, 2 चीज़ें और बच रही हैं, क्या बच रही हैं, तो ईट हो गया, ईट हमें मिल चुका है, किराया मिल चुका है, प्ले बचा है ना, प्ले, ठीक है, प्ले बचा है, प्ले हमने लिख लिया। स्लीप भी हो गया, रन बचा है, नहीं रन भी हो गया, और बात बचा है, ठीक है। तो प्ले के अपोजिट में क्या होगा, बात, सिंपल। तो भाई आंसर क्या होगा, ईट के अपोजिट। अच्छा, हमसे ईट के अपोजिट में पूछा था क्या, हाँ, तो रन, तो ईट के अपोजिट में पूछा था तो रन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, टाइप 2 ओपन डाइस। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेंसिल सॉल्व हो जाता है। आपको डिफरेंट टाइप के फिगर्स यानी ओपन डाइस दे रखे होते हैं अलग अलग तरीके से। ये इस तरीके से खुला है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है कि कोई भी एक रो पकड़ो, ठीक है, रो इस तरह, इसे बोलते हैं रो, या फिर कोई भी एक कॉलम पकड़ो, कॉलम बोलते हैं इसको, ठीक है। बस एक जंप मारना आप सीख लो, यानी कि एक जंप मतलब क्या कहूँ मैं, अल्टरनेट मेथड बोल सकते हैं। जैसे मैंने इस कॉलम को पकड़ा तो मैंने क्या करा, 4, मैं कहूँगा 4 के अपोजिट में 3, यानी एक छोड़ के एक जंप मार के, तो हमें पता है, तो 4 के अपोजिट में हमने बोला 3, ठीक है। अब इस वाले को, ठीक है,
5 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में 2, यानी एक छोड़ के, ठीक है, दूसरा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे 6, अब बाकी ये 6, तो 6 के अपोजिट में एक हमने छोड़ दिया 5 बार, ठीक है। समझे इस बात को? नहीं समझे? फिर समझो। मैंने कहा कि कोई भी रो पकड़ो या फिर कॉलम पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, जैसे मैं यही लाइन पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि 1 के अपोजिट में 6 होगा, ठीक है, बीच वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, 1 के अपोजिट में 6 होगा, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, 4 के अपोजिट में 6 होगा, एक छोड़ के, यानी गैप मार देना, एक जंप मार देनी है, सिंपल। 4 के अपोजिट में 6 होगा, जो बाकी कुछ लास्ट में बच जाए तो वो उसके अपोजिट में होगा। 5 और 6 अपने अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। फिर से समझो, 4 के अपोजिट में क्या होगा? 3 होगा, जंप मारनी है भाई एक, तो 4 के अपोजिट में 3, ठीक है। 1 के अपोजिट में क्या होगा? 6 होगा, जंप मारनी है एक के अपोजिट में 6, बाकी जो बच गया 5 और 2, 5 और 2 अपने अपोजिट, ठीक है, ठीक है। कोई भी पकड़ो, एक जंप मारो, ठीक है, 1 के अपोजिट में 6, कोई भी पकड़ो, एक जंप मारो, 2 के अपोजिट में 5, कोई भी पकड़ो और जंप मारो, 3 के अपोजिट में 4, इस तरीके से, ठीक है। ओके, समझ गए ना आप? अब क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी भी क्वेश्चन वही है कि अपोजिट ही पूछेगा, अपोजिट साइड ऑफ 6, ठीक है। तो भाई 6 के अपोजिट क्या है? तो हम देखेंगे 6 कहाँ दे रखा है, ये रहा 6, तो 6 के अपोजिट में क्या है? यहाँ पे तो गैप मार ही नहीं सकते, ठीक है आप, क्योंकि ये 2 ही एलिमेंट इस लाइन में, ठीक है, इस रो में, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो, हमने कोई भी एक पकड़ा और एक गैप मारा, एक जंप मारा, तो हमें समझ में आया कि 7 के अपोजिट में जो है 5 है, ठीक है। अब हमने इसको पकड़ा और इसके अपोजिट में मारा 3, अरे ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा था ना, हाँ सॉरी, ठीक है, कि VI के अपोजिट में VII है, ठीक है, 5 के अपोजिट में 8 है, ठीक है, डायरेक्ट ही दिख रहा था, ठीक है, 5 के अपोजिट में 8 है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, सीधे हमें यही देखना था, सीधे हमको यही देखना था कि हाँ, हमसे पूछा था 6 के अपोजिट में क्या, तो हमने एक कॉलम पकड़ा, कॉलम में हमने एक गैप मारा, एक जंप मारा, तो 5 के अपोजिट में 8 था, ठीक है। @ के अपोजिट में क्या है? तो भाई @ के अपोजिट में इसको कैसे करेंगे? इसके अपोजिट में तो एक इसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ होता तो आंसर हो जाता, ठीक है। तो हम जंप नहीं मार सकते यहाँ पे, क्योंकि एक ही चीज़ दे रखी है, जंप मारने के बाद आगे कुछ दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे जंप मार के करेंगे क्या, ठीक है। तो @ के अपोजिट क्या है? तो हम इसको पकड़ेंगे, एक जंप मारेंगे, इसके अपोजिट में ये है, ठीक है, और एक इसके अपोजिट में ये है, तो बचा क्या? @ के अपोजिट में क्या बचा? ये @ के अपोजिट में ये बचा एंड, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया क्या? क्वेश्चन सारे खुद भी अटैम्प्ट करना भाई, बाद में रिवाइज करके। अब 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना इनको, ठीक है। ये अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपको समझा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है, ठीक है। आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा इसी से, जो ओपन डाइस वाले कॉन्सेप्ट है। ओके, इफ़ द गिवन सीट इज फोल्डेड, ये जो क्यूब दे रखा है, जो सीट है, इसको अगर मैं फोल्ड करूं और एक क्यूब बना लूं, ये कह रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द गिवन फिगर आर पॉसिबल, तो अगर मैं इनको मोड़ के फोल्ड करके एक क्यूब बना दूं, तो इनमें से कौन सा डाइस बन के आएगा, कौन सा डाइस बनेगा, ये पूछा है इन चारों में से, इस तरीके से पूछा है। ओके, तो हम क्या करें? हमें तो भाई कुछ नहीं पता, हमें तो एक ही कंसेप्ट पता है, जंप मारो भाई, ठीक है। तो 5 के अपोजिट में 6 है, ठीक है, जंप मारो, 3 के अपोजिट में 4 है, जो बच गया 1 और 2 बच गए, ठीक है, 1 और 2 बच गए, तो ये इसके अपोजिट है। बस हम तो इतना जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और जानते हैं, पता है क्या? जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने आपसे बोला, ये तो हमें समझ में आ गया। जैसे 5 के अपोजिट में यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है, तो आप ये जानते हो कि 5 के अपोजिट में 6 है, 5 इज अपोजिट टू 6, ठीक है, अपोजिट टू 6, आपको ये पता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई डाइस ड्रॉ करूँ, कैसे डाइस ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ ड्रॉ करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और 6 लिख दिया, ठीक है,
ठीक है। तो क्या ये सही हो सकता है, क्या पता सही है कि नहीं। तो भाई पता तो है हमें, मैं कह तो रहा हूँ यहाँ पे, हमें पता तो है कि 5 के अपोजिट में 6 है। जब 5 के अपोजिट में 6 है तो एक दूसरे के पड़ोसी थोड़ी ना हो सकते हैं भाई। 5 के अपोजिट में 6 है तो 6 तो 5 नीचे आने चाहिए थे, 6 के नीचे 5 आने चाहिए थे, बगल में आएंगे तो भाई गलत है। अपोजिट का मतलब है कि एक ऊपर होगा और एक उसके नीचे होगा, साथ में तो कभी दिखेंगे ही नहीं। जो अपोजिट होते हैं वो कभी एक बार में दिखते ही नहीं है। अगर यहाँ पे जो है 6 है तो इसके नीचे कहीं जाके एक छुपा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ गए ना अपोजिट का कंसेप्ट, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। अब हम सवाल को देखते हैं भाई, क्या पूछा क्या हमसे। हमसे पूछा था कि ये हमको दे रखा था और हमने इससे पता लगाया कि कौन किसके अपोजिट है। हमसे पूछा कि अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो कौन सा आंसर सही होगा। तो 1 बाई 1 ऑप्शन देखते हैं, समझ लो ध्यान से। तो हमको पता है कि देखो इसमें लिख रखा है 1 6 और 5, ठीक है। किसी भी एक नंबर को पकड़ते हैं, मैंने पकड़ा 1। अब हमने यहाँ पे देखा कि 1 के अपोजिट में 2 है, तो क्या 1 के अपोजिट में 1 के साथ कहीं 2 दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा, तो भाई सही है अपना, क्योंकि अपोजिट है 2, 1 के साथ में नहीं आ सकता, ये बहुत सही। और चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। अब हमने पकड़ा 6, तो ठीक है, तो हमने देखा 6 के अपोजिट में 5 है, तो 6 के साथ 5 आ ही नहीं सकता, तो भाई ये तो गलत हो गया। समझे इस बात को, जो अपोजिट होंगे वो कभी साथ नहीं आएंगे। नहीं समझ में आया, इससे समझो, ऑप्शन 2 से समझो भाई, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में क्या हमने पकड़ा 3, तो हमने देखा 3 के अपोजिट में 4 है, तो भाई 3 के साथ 4 दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, कहीं भी नहीं दे रखा, तो भाई ठीक है। हमने पकड़ा 2, 2 के अपोजिट में क्या है, 2 के अपोजिट में 1 है, तो 2 के साथ 1 भी नहीं दे रखा, तो तब भी सही है। हमने पकड़ा 6, 6 के साथ 6 के अपोजिट में क्या है, 6 के अपोजिट में 5 है, क्या 6 के साथ 5 दे रखा, नहीं दे रखा, तो भाई ये तो बन जाएगा। क्योंकि जो अपोजिट होते हैं वो कभी साथ नहीं आते, हमेशा ऊपर उसके नीचे आते हैं, उस सरफेस के ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। अपोजिट दिखते नहीं है साथ साथ। मैं समझ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। 2 तो हमारा सही है। कलर चेंज करते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया है, ठीक है। अब इस वाली फिगर को पकड़ो, नंबर 3। मैंने पकड़ा 5 को, 5 के अपोजिट में हमें क्या दे रखा है, 5 के अपोजिट में हमें 6 दे रखा है, क्या 5 के साथ 6 आया है, नहीं आया, तो ठीक है यहाँ तक। अब हम दूसरा नंबर पकड़ेंगे 3, 3 के अपोजिट में क्या है 4, 3 के साथ 4 आया है, नहीं आया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम पकड़ेंगे 1, 1 के साथ 1 के अपोजिट में 2 है, तो 1 क्या 1 के साथ 2 आया है, नहीं आया, तो मतलब ये भी हमारा सही है। ओके, लास्ट वाली इसको भी देखते हैं, आ जाओ। हमने पकड़ा 6, 6 के अपोजिट में हमें क्या दे रखा था, 5 दे रखा था हमें, ठीक है। 6 के साथ 5 आया है, नहीं आया, तो ठीक है। अब हम पकड़ेंगे 4, 4 के अपोजिट में क्या था, 3 था, 3 इसके साथ दिया है, नहीं दिया, तो ये सही है। 2 के अपोजिट में क्या 1, ठीक है, तो 2 के साथ 1 भी नहीं दे रखा, तो भाई ये तीनों फिगर सही है, तो हमारा जो आंसर आएगा 2 3 4। भाई इसको क्वेश्चन को दोबारा एक बार सुन लेना, समझ लेना। मैं फिर से समराइज कर दूं, जो अपोजिट होते हैं वो कभी पड़ोसी नहीं बन सकते, साथ साथ नहीं आ सकते, पड़ोसी नहीं बन सकते, एडजेसेंट नहीं हो सकते, ठीक है, बन सकते, ठीक है। समझो इस बात को, ठीक है। हमेशा एक एक ऊपर एक नीचे होता है, ठीक है। इस बात को समझो अपोजिट में, ठीक है। हाँ, एक बार में एक ही दिखाई देता है, एक बार में एक दिखता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ऊपर है वो दिख रहा है, एक उसके नीचे है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। कौन कौन सी, ये और ये, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन है यार, एक और है। क्या पूछा है कि अगर इस सेट को फोल्ड कर दूं मैं, ठीक है, क्यूब बना दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर नॉट पॉसिबल। अब कह रहा है कि मैं अगर इसको फोल्ड करता हूं तो कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बनना। देखते हैं, तो भाई इसको पकड़ा, एक जंप मारी, एम इसके अपोजिट में है, ठीक है। इसको पकड़ा हमने, जंप मारी, डब्ल्यू के अपोजिट में एन है, ठीक है। इसको पकड़ा, जंप मारी हमने, टी के अपोजिट में के है। अब हमसे पूछा कि कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहला पकड़ते हैं,
तो हमने पकड़ा एट द रेट, क्या बोलते इसको, एट द रेट नहीं सॉरी एंड, तो एंड के अपोजिट में हमको एम दे रखा है, तो एंड के साथ एम आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट होता है, एंड के पीछे जाके कहीं इस साइड दिखेगा होगा है, लेकिन इसमें तो इसके पास में ही दे रखा है, तो भाई अपोजिट, एक तो अपोजिट है एंड के एम, ठीक है, तो साथ कैसे आ सकता है, तो भाई ये गलत, तो ये नहीं हो सकता, यही आंसर बन गया भाई पहली बार में। इसको देखो आंसर तो यही हो गया, लेकिन और समझो। अब दूसरे फिगर पे आते हैं बी पे, ठीक है, तो हमने एम को पकड़ा, तो हमने देखा एम के अपोजिट में क्या है, एंड ही है, ठीक है, तो एम के साथ एंड आ सकता है, एम के बगल में एंड आ सकता है, नहीं आएगा, कहाँ आएगा, पीछे आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो भाई साथ में नहीं दे रखा, साथ में नहीं दे रखा इनके, तो ये सही है। और भी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, इसको पकड़ेंगे एन, एन के अपोजिट में क्या है, डब्लू है ना, एन के साथ कहीं डब्लू है, नहीं दे रखा, एन के साथ डब्लू नहीं दे रखा, मतलब सही है, तो भाई ये भी सही है, मतलब हमें तो यही ढूंढना था कि जो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो हमने मिल गया ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई डाइस तो ख़त्म हो गई, अब बच रहा क्यूब, बहुत छोटा टॉपिक है। अच्छा जो क्यूब एंड डाइस का जो टॉपिक है उसमें जो 99% क्वेश्चन होते हैं वो डाइस से होते हैं, ठीक है, और 1% क्यूब से होते हैं, लेकिन आते तो है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो हम इसको 1% के तरीके से ही समझेंगे, फटाफट से इसको ख़त्म करेंगे बिना कुछ छोड़े इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब है, सिंपल, सबको पता है, हम सब ने बचपन में इससे बहुत खेला है भाई, ठीक है। बोला बात है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, और इसको तोड़ मरोड़ के इसके पीसेस निकाल के उसको दोबारा से हमने असेंबल कराया और दिखाया लोगों को कि हमने दोबारा से बना दिया है, ठीक है। तो समझो एक इसमें जो क्यूब में एक कॉन्सेप्ट पूछता है कलर्ड सरफेस, आपसे पूछेगा कि ऐसे कितने सरफेसेस हैं जो कि 3 कलर्ड हैं, 2 कलर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये जो पीस है, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा प्रॉपर, एक सेकंड ग्रीन रहता है, ठीक है, ये जो आपको पीस दिख रहा है, ठीक है, ये जो पीस है इसमें कितने कलर हैं, 3 कलर हैं, एक तो ये है, एक ये है और ये एक ये है। तो ऐसे कितने, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ऐसे कितने पीसेस हैं क्यूब में जिसमें जो है 3 कलर दे रखे हैं, ठीक है। तो भाई 3 कलर वाले इस तरीके से पूछेगा कि इससे ऐसे कितने पीसेस हैं क्यूब में जिनके 3 सरफेस रंगे हुए हैं, कलर्ड हैं, ठीक है, इस तरीके से खुद पूछेगा। 2 वाले भी पूछ लेगा, ये रहे 2 वाले, ठीक है, ये है एक, इसके 2 पीस है, ये जो पीस है इसके 2 सरफेस कलर्ड है, ठीक है। एक के भी पूछ सकता है, एक कौन सा, एक ही है, सिर्फ इसका एक ही जो है कलर्ड है, ठीक है, दिख रहा है ना, एक ही है, इसमें दिख रहा है आपको 2 साइड हैं, दोनों कलर्ड है, ठीक है, इसमें दिख रहा है 3 साइडेड कलर्ड है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भाई जब भी आपसे पूछे क्या कि ऐसे कितने जो है सरफेसेस हैं जो कलर्ड है जिनमें 3 कलर हैं, तो भाई हमेशा आपका आंसर रहेगा 8, ठीक है। यहाँ पे सरफेसेस दे रखा है, सरफेस जो कि कैसे हैं, कलर्ड सरफेस दे रखे हैं यहाँ पे इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये है कलर्ड सरफेस, ठीक है, और इस साइड है इसके आंसर राइट में। तो भाई जब भी आपसे पूछे ऐसे 3 कलर्ड सरफेस कितने हैं क्यूब में, यानी ऐसे कितने सरफेसेस हैं जो कि जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं, ठीक है, तो आप आंसर मारेंगे 8, रटा होना चाहिए। जब भी आपसे पूछे ऐसे कितने पीसेस हैं क्यूब में जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं, 2 सरफेसेस कलर्ड है, तो आप ये इस फॉर्मूला का यूज करोगे 12n-2। जब भी आपसे पूछे कि ऐसे कितने पीसेस हैं क्यूब में जिनका एक साइड रंगा हुआ है, कलर्ड है, ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे 6n-2 का होल स्क्वायर। जब भी आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा पीस है, ऐसे कितने पीसेस हैं जिसका एक भी कलर रंगा हुआ नहीं है, तो एक भी कलर रंगा हुआ नहीं है, तो भाई कौन सा है वो, सिर्फ बिल्कुल सेंटर वाला जो कि है, ठीक है, क्यूब में सेंटर में उसमें एक भी कलर नहीं होता। तो इसका निकालने का तरीका कितना है, n-2 का होल क्यूब, ठीक है। हो सकता है क्यूब बड़ा भी हो, जरूरी है 3x3 का भाई, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये इसलिए फॉर्मूला दे रखा है। ओके, तो जब हमसे पूछे कि टोटल कितने पीसेस हैं क्यूब में, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे T=n³, सिंपल, ठीक है। बहुत ही कम पूछता है क्वेश्चन, बस इतना ही पूछेगा, ठीक है, पूछेगा तो। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। ओके, आ जाओ, तो एक क्वेश्चन इसको जरा ध्यान से पढ़ो, ठीक है,
बहुत कम आते हैं लेकिन आ जाता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ध्यान से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पॉज करके। तब तक मैं भी सांस ले लेता हूँ। ओके, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि एक घन की सभी सतहों को नारंगी कलर से रंगा गया है, ठीक है, और 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है। कितने घन का केवल एक फलक रंगा हुआ है? ठीक है, ये देखो क्या पूछा है, कितने घन का केवल एक फलक रंगा हुआ है, यानी कि ये पूछ रहा है कि वन सरफेस, ठीक है, जो कि कलर्ड है ऐसे। ठीक है, ये पूछा है वन सरफेस जो कि कलर्ड है, ऐसे कितने पीसेस हैं जिनका वन सरफेस, ओनली वन सरफेस कलर्ड है। ठीक है, ऐसे कितने पीसेस है पूछा है। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड, ऐसे कितने पीसेस हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ वन फेस पेंटेड है, कलर्ड है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था वन के लिए? तो वन के लिए फॉर्मूला था ये वाला 6n-2 का होल स्क्वायर। तो बस इसका यूज करना है आपको। ठीक है, तो 6n-2 का होल स्क्वायर ये आपको यूज करना है। अब इसमें n क्या है ये समझो, n का मतलब क्या है ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब ये कह रहा था कि इस घन को पूरा का पूरा ऑरेंज कलर से रंगा गया है। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 27 पीस 27 क्यूब्स में, यानी इन्होंने एक क्यूब लिया है, उसको काटा है और उसको 27 इक्वल क्यूब्स में काट दिया है। ठीक है, इस तरीके से इतने पीसेस करें इसके, टोटल 27 पीसेस कर दिए हैं इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो भाई अब हमको चाहिए n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? हमने एक फॉर्मूला देखा था कि टोटल बराबर एन क्यू, ये देखा था टोटल बराबर एन क्यू। तो बस इसका यूज करेंगे एन निकालने के लिए कि यहाँ पे पिंक है भी इसमें कि नहीं, ये है, चलो टी बराबर एन क्यू। तो बस इसको यूज करेंगे। ठीक है, कैसे कि हाँ, टोटल है 27 इज इक्वल टू एन क्यू। एन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई एन बराबर 3। ठीक है, बस अब आपको यूज लिख देना है यहाँ पे कि 3 - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 1 बराबर 6। ये इसका आंसर हो गया। बस यही था। इस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लेना है ना, सो दैट आप एडेप्ट कर पाओ चीज़ों को। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है एन निकालने का। ठीक है, एन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक तो एन बराबर है, सो एन की बराबर 3 है, एक टी है। ठीक है, टोटल। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है कि एन बराबर क्या होता है, साइड ऑफ बिगर क्यूब, साइड ऑफ बिगर यानी बड़े घन की भुजा, बिगर क्यूब। ठीक है, अपॉन में है साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, स्मॉलर क्यूब। इस तरीके दो फॉर्मूला होता है एन निकालने के। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ऊपर वाला तो हम अभी देख ही चुके हैं, इस वाले को भी समझ लेते हैं। जैसे पिछले वाले में कितनी थी, 27 पीसेस में इक्वल क्यूब्स में उसको काटा गया था। ठीक है, बांटा गया था या काटा गया था, कोई भी लैंग्वेज यूज हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या था, अगर हम उसके हिसाब से निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? एन हमारा क्या है, एन हमें निकालना था, मान के चलो, तो साइज ऑफ बिगर क्यूब कितना था, 27। ठीक है, 27 पीसेस में बांटा गया था। एक सेकेंड, हाँ 27 में ही बांटा गया था। ठीक है, तो 27, एक सेकेंड यार, इसमें तो अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन हाँ आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है तो इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा ये वाला फॉर्मूला, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी अगर बिगर साइज की आपसे दे रखी हो, आपसे बिगर साइड की बिगर क्यूब की साइड दे रखी हो, क्या बोलता हूँ मैं यार। ठीक है, तो आपको एन निकालना, तो सिंगल स्मॉलर साइड की क्यूब से उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके, सिंपल। इतना टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि बहुत रेयर ही पूछता है इनसे क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई इसको मिटा दूँ थोड़ा, है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो। चलो भाई, अब पूछता है क्यूबॉइड, मगर इससे तो बहुत ही रेयर, अगर 1000 क्वेश्चन है तो उसमें से एक क्वेश्चन भी शायद पूछ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है क्यूबॉइड से। लेकिन इसमें भी सेम वही क्वेश्चन पूछता है कि 3 सरफेस रंगे हुए हैं जिनके, तो उनके ऐसे कितने पीछे हैं, तो 8 हैं। इसमें भी 8 है, उसमें भी 8 थे, 2 पूछे, तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन देखते रहना है इसको कभी कभार। ठीक है, बाकी
पूछता तो है नहीं, ठीक है। तो भाई टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। अब आप कोई भी बुक वुक लगाओ, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। अगर आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हो तो अच्छे से। तो भाई कमेंट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा है, ताकि मैं और भी सेशन अपलोड कर सकूँ, ठीक है। बताना भाई, फीडबैक देना, बढ़िया मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ सही से कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।